सरकारी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहिबा जो कि राउंड पे गई हुई थी, जो कि अलग अलग जजेस से जाकर उसकी हाल चाल पूछ रही थी, और जिन जजाओं ने अपनी हाल में ही किसी बच्चे को जन्म दिया था, इस तरह से डॉक्टर साहिबा जाती है और एक जजा के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो जज्जा कहती है कि मुझे एक गुड़िया चाहिए। दरअसल जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, डॉक्टर साहब एकदम मुस्कुरा देती है और हंस देती है और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें गुड़िया लाकर ही दूंगी। दरअसल अभी उस एक बेटी को जन्म दिया था और वो एकदम से गुड़िया मांगने जैसी लगती थी, या फिर कोई मन बुद्धि ऐसी बात कर सकता है कि क्या कोई बच्चा ऐसी बात कर सकता है। दरअसल जो माँ बनी थी, संभवतः भारत के इतिहास की शायद ये पहली ऐसी वो लड़की हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास थी। कक्षा 6 में पढ़ने वाली थी, जिसने क्या अभी हाल में ही एक बेटी को जन्म दिया था। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, उन्होंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस जिस खिलौने से तुम नाम लोगे, वही वही खिलौने तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। लेकिन इस घटना को सुनाने के बाद जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए, और हो सकता है कि आप लोग प्रशासन की, आप पुलिस के साथ ही कोर्ट की, इन सब की तारीफ़ भी करेंगे। क्योंकि जो इसके बाद वो लड़की के साथ होता है, उसके बाद जो कहानी होती है वो वाकई तारीफ़ के काबिल होती है, और जो भी होता है वाकई बाद में सब अच्छा होता चला जाता है। लेकिन जो लड़की के साथ शुरुआत में होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ। 14 जुलाई 2017 की सुबह, जब एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी और अचानक से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और कक्षा 6 में पढ़ने वाली वो लड़की, जो कि मैथ और इंग्लिश में बेहद होशियार थी, और जो उसकी पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक़ था, और वो घर में भी जगह जगह चारों तरफ उसकी हाथ की बनी हुई पेंटिंग लगी हुई थी। माँ पूछती है कि बेटा, क्या वाकई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ और बात है? तो वो कहती है कि माँ, मुझे सचमुच मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जैसे ही माँ ये बात सुनती है, उस लड़की की जो माँ होती है वो घर घर में लोगों का बर्तन मांजने का काम करती है और घर सफाई काम करने का काम करती थी। और उस लड़की का जो पिता होते हैं वो छोटी सी एक सरकारी नौकरी किया करते थे। माँ और बाप की चिंता बढ़ जाती है, और दिखाने के लिए आखिरकार उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि क्या बात है, किस बात के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं उसको दिए, लेकिन उसने आराम नहीं मिल रहा था। और अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और छोटी सी वो बच्ची की गोल मटोल थी, थोड़ी मोटी थी, और इसीलिए उसे देखने में बहुत प्यारी सी थी बिटिया। अब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कराने के लिए, आप करवाने के लिए या मेडिकल टेस्ट करवा के लेके आइए। जैसे ही रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कुछ देर के बाद, यानी कि कुछ घंटे के बाद, मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है। और मेडिकल की रिपोर्ट ले जाने के बाद माँ और बाप बड़े आराम से डॉक्टर साहब को दे देते हैं, और डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर साहब को बेहद तेज़ गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो उसको डांटने लगते हैं, और डांटते डांटते वो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
तभी लड़की जो रहती है, माँ और बाप, वो कहते हैं कि साहब आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है, आप प्लीज़ मुझे बताने का कोशिश कीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद उस जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो 30 सप्ताह की गर्भवती है और तुम इस बात का पता ही नहीं है। जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब का ये बात सुनने के बाद उसके पैरों को तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर बेहद मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ तो ये कैसे हुआ। वो अपने बेटी को काफ़ी दुलारते हैं, पुचकारते हैं और उससे पूछते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। बच्ची को ये पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। और ये ऐसा करने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। तो जो बच्ची बेचारी बिल्कुल शांत रहती है और अपने डॉक्टर साहब ने जब अपने माँ बाप और बेटी की हालत को देखी, तब डॉक्टर को थोड़ा समझ जाते हैं कि वाकई कुछ न कुछ अनर्थ ज़रूर हुआ है। और वो फिर जिसका इन माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती थी और पापा सरकारी नौकरी करता था, इसीलिए अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। इसी बीच में अब पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसिल कराई जाती है और काउंसिल कराने के बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं उस बच्ची को बड़े प्यार से, दुलार से पूछते हैं, उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें किस किस तरीके से छूने की कोशिश की है। तब उसके दिलासा दिया, उसे बहुत प्यार से पुचकाया, उसे बहुत टॉफ़ियाँ दी, चॉकलेटें दी, वगैरह जो भी दे सकते थे, जिस तरीके से पूछ सकते थे। उस बच्ची को जब अपनेपन का एहसास कराया जाने रहा तो वो बच्ची बोल जाती है, कहती है कि जो मेरे बड़े मामा जी हैं ना, वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करते हैं। बड़े मामा का नाम है और वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करते हैं, जब बड़े मामा का नाम आता है तो बड़े मामा को देख के, जिसका नाम कुल बहादुर रहता है, उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी गुस्सा आता है और डॉक्टर को भी गुस्सा आता है और साथ ही जो उस बच्ची की माँ होती है उसको तो बेहद गुस्सा आता है। वो ऐसी तहरीर लिखती है और ऐसी तहरीर लिखने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देती है। इसके बाद पुलिस इस कुल बहादुर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आती है और जब उससे सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कब से कर रहे हो, तब वो स्वीकार करता है कि नवंबर-दिसंबर 2016 के आसपास उसने एक सब करना शुरू किया और वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वालों को गुस्सा भी आता है और उसे सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है कि इस बच्ची की एबॉर्शन कराने की, लेकिन डॉक्टर ने साफ हाथ खड़े कर देते हैं। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो ना केवल ये कानून का उल्लंघन होगा बल्कि गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इससे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बाद सीधा जब लड़की का पिता होता है वो जिला अदालत पहुंच जाता है और जिला अदालत में जाने के बाद जज साहब से गुहार लगाता है कि जज साहब, मेरी बेटी की ऐसी दिक्कत हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसके एबॉर्शन हो जाए तो मेरी बेटी की जो भविष्य है वो कम से कम बच जाएगा। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात की बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो बच्चा है वो पेट में है और उसकी उम्र लगभग 30 सप्ताह से ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए हम किसी भी कीमत पर आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आप इसका एबॉर्शन कराएं।
या फिर पिता जो थी, माँ थी, वो ज़ाहिर सी बात है परेशान हो जा सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसके आने के बाद कौन उसका स्वीकार करेगा, समाज भी उसको दुल्क करेगा, तमाम तरह की दिक्कतें उस बच्चे के सामने पैदा हो सकती थी। इसीलिए माँ बाप ने हाई कोर्ट की तरफ रुख लिया और हाई कोर्ट की तरफ से जब रुख करते हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद ये पूरी कहानी, पूरी बात बताते हैं, तब साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा भी ख़त्म हो सकता है और जो लड़की है जिसकी पेट में जो इससे पल रही है वो भी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। लेकिन माँ बाप थकने का काम नहीं ले रहे थे। पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट देखी गई है और इसे हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। अब एक तरफ से ये मामला हो जाता है और जैसे एफआईआर दर्ज होती है, मामला अदालत पहुंच जाता है, तो जैसे जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को इस बात की भनक लगती है, उसके बाद फिर घर पर मीडिया वाले जनघट लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जो थी धीम घर घर तक, लोगों तक पहुंच जाती है। इस तरह से मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ इस तरह से घिनौना कृत्य किया। कई महीनों तक ऐसे लगातार कर रहा था। वो बेटी गोल मटोल थी, इसीलिए माँ बाप को उस बात का पता नहीं चल पाया और उसका धीरे धीरे पेट भी बढ़ रहा था और वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती को इसका एबॉर्शन कराने की बात करते हैं तो लेकिन उसको अनुमति नहीं मिल पाती है और यहाँ तक की बात निकल जाती है। लेकिन जब एबॉर्शन की बात, अनुमति नहीं मिलती है तो मजबूरी बन जाता है कि इस बच्ची का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और 17 अगस्त 2017 को उसे जीएमएस हॉस्पिटल में, जो कि चंडीगढ़ का नाम का एक सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा दिया जाता है। और जो लड़की होता है कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उस लड़की जिसकी उम्र मात्र 10 साल की होती है, उसको अभी तक बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह से लोग, इनकी मीडिया वालों उसके घर पर आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं उसके घर पर आते हैं, पुलिस वाले भी उसके घर पर आते हैं और एक कमरे जो उसका घर होता है, गरीब फैमिली होती है, वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये लोग क्यों आते हैं। तब एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि पापा ये लोग क्यों आते हैं और मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों है, मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है और पथरी का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस पथरी को निकलवाने का वक्त आने वाला है और जब ये पथरी निकल जाएगी तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी, ठीक हो जाओगी और इन लोगों का जो घरों में आने का सिलसिला है ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद वो दिन भी आता है। 17 अगस्त 2017 को आखिरकार उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और अभी पूरे वक्त हुआ नहीं था, क्योंकि जब मैच्योर जो बच्चा होता है वो 9 महीने में पैदा होता है और अभी 1 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे और उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। लेकिन पता नहीं, एक बात, एक शर्त रखी जाती है कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे नहीं देखेंगे और ना अपनी बेटी को देखने देंगे। इसीलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है और उसे हम अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। अदालत ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी, पुलिस प्रशासन में भी ये बात स्वीकार कर ली थी, साथ ही साथ जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी यही बात स्वीकार कर ली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो वक्त आता है जब बच्चा पैदा होता है
उसके बाद बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है और एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। जब स्वस्थ बेटी को जन्म देती है तो उसे कुछ देर के बाद वो डॉक्टरनी जो के माध्यम से वो पैदा होती है और बच्चा डॉक्टरनी के पास राउंड पर जाती है और उस बच्ची से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। जैसी बड़ी सी गुड़िया का नाम आती है तो डॉक्टर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस लड़की ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी को ये नहीं पता है कि उसने आखिरकार एक गुड़िया को ही जन्म दिया है। आखिरकार कैसी विडंबना है, डॉक्टर साहिबा कुछ भी नहीं कर पाती है, लेकिन जो उसकी मांग थी, उसकी डिमांड थी, उसने उस खिलौने के लाकर उस बच्चे के हाथ में दिए और वो खेलने लगती है। और उसके बाद फिर वक्त यहाँ से आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद माँ और उसका जो बाप रहता है अपनी बेटी को घर लाकर चले आते हैं। और लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में एक चाइल्ड्स होम होता है, वहाँ पर उस बच्चे को रखा जाता है और वहाँ उस बच्चे की परवरिश होना शुरू हो जाती है। जब पुलिस ने इस मामले को, इस जांच को पुख्ता करने के लिए, देखने के लिए क्या वाकई जिस व्यक्ति का आरोप लगाया गया था, जिस सगे मामा कुल बहादुर ये पर यह आरोप लगा हुआ था, क्या वाकई ये बच्चा उसी का है या नहीं, किसी और का है, इसके लिए डीएनए जो रिपोर्ट भी है, डीएनए रिपोर्ट सैंपल भेजा जाता है। और जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो मैच नहीं करता और जब मैच नहीं करता है तो फिर एक बार फिर से मीडिया में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप खड़ा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया, जब व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच नहीं कर रही है, तो ये बच्चा है किसका। उस बेटी ने फिर से एक बार काउंसलिंग कराई जाती है और डॉक्टरों का पैनल बिठाया जाता है और उस बच्ची को प्यार से, दुलार से उसे अपनापन का एहसास कराकर उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या तुम्हारे बड़े मामा करते थे, ऐसा कोई और भी करता था। या फिर ये बात आती है कि लड़की जो है वो काफ़ी पूछने के बाद बताती है कि मेरे जो छोटे मामा था, जिनका नाम शंकर है, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही हरकतें किया करते थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि दोनों भाई ये जानते थे कि पहले बड़े भाई ने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था, उसके बाद छोटे भाई ने चुपके से उसे देख लिया था और छोटे भाई की जिम्मेवारी बनती थी कि वो अपने बड़े भाई को समझाते, जिसके साथ तुम कर रहे हो वो गंदा काम कर रहे हो, वो तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे को हिम्मत जुट जाती है और जब बड़ा कर रहा है तो छोटे ने भी ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया और नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक उस लड़की का कई महीनों तक बलात्कार ऐसे ही होने लगता है। और जब उसके साथ करता है तब बड़े को मिलता है, उसके साथ करता है। अब माँ और बाप जब मौके पर होते नहीं हैं तब उसका ये ज़रूर अक्सर फ़ायदा उठाया करते हैं और वो बेटी इस गंदी हरकतें को, इस टच को, अनटच को, जो गलत है सही था, उसको वो समझ में नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रही थी कि वो हर दिन वो किसी टॉफ़ी जो बच्चों को दी जाती है, ये चॉकलेट या कुछ खाने का सामान जो दिए जाते हैं, इस तरह से दोनों मामा उसके लिए ला के देते थे और वो जो चाहते थे उसके साथ वैसा करते चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में फिर दोबारा से डीएनए सैंपल दिया और डीएनए सैंपल देने के इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो छोटा वाला मामा जो होता है, जिसका नाम शंकर होता है, उसके डीएनए मैच कर जाता है, यानी कि दोनों ही उसके बलात्कार करते रहते थे। लेकिन जो मैच करता है तो डीएनए सैंपल उस बेटी का है और इस छोटे बड़े मामा का सैंपल मैच कर जाता है। उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको फिर चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में भेज दिए जाते हैं। साथ ही ये मामला जिला अदालत में पहुंचता है
तो 31 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को दोषी करार दे दिया जाता है और महज 2 दिन के बाद यानी कि 2 नवंबर 2017 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और छोटे बड़े मामा जो होता है वो जो केस महज 18 दिन चलता है और 18 दिन में उसको सज़ा मिल जाती है। और जो बड़ा होता है, क्योंकि वो पहले गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ़ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके खिलाफ़ पहले चार्जशीट लगाई गई थी, इसीलिए उसको 30 दिन लगते हैं और बड़े को 30 दिन और छोटे को 18 दिन में केस फाइल हो जाता है। अदालत जब उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि जब तक इन दोनों के प्राण नहीं निकल जाते हैं तब तक ये सलाखों के पीछे ही इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। इससे पहले ये सलाखों से बाहर निकलने का इनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। लगभग कुछ महीने बीत चुके थे। उसी सेक्टर के 15 चाइल्ड्स होम में रह रहा था। इसी बीच जब ये खबर अखबारों में चल रही थी तब एक महाराष्ट्र का एक दंपत्ति होता है, उस महाराष्ट्र के दंपत्ति की बच्चे की ज़रूरत थी। उसकी दंपत्ति की जाकर चंडीगढ़ जाता है और सेक्टर 15 के चाइल्ड्स होम में जाकर बातचीत करता है कि हमें एक बालक की ज़रूरत है जिसकी हम परवरिश कर सकें, हमको अपने गोद ले सकें। उन्होंने इस बच्चे को, इस महाराष्ट्र की दंपत्ति को सबूत कर दिया और बस लड़की जो है आज की अच्छी खासी उसकी परवरिश हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है, या एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन जो लड़की थी जिसको बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी उम्र मात्र 10 साल के आसपास थी, अदालत ने ये फैसला सुनाया था कि उस जज ने सुप्रीम कोर्ट को एक सिफारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख उस बच्ची की परवरिश के लिए, उसके भविष्य के लिए देने का ऐलान किया था, जिससे 1 लाख के शायद नगद 9 लाख की एकड़ी करने का आदेश दिया गया था। साथ ही जो जिला अदालत की जज, महिला जज होती है, उन्होंने एक सिफारिश की थी कि इतनी रुपये में कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा रुपये बढ़ा दिया जाए, जिससे कि या इसकी जो भविष्य है, उसकी जो नींव है अच्छी रखी जाए। और उसे लड़की पढ़ने में वाकई सचमुच बेहद होशियार थी और इंग्लिश और मैथ में उसका अच्छा खासा, पेंटिंग में बहुत अच्छी बनाया करती थी। छोटी सी उम्र थी, इसीलिए उसने लड़की को इतना लाख रुपया दे दिया, घोषणा कर दी और वो ज़िंदगी की खैर ठीक ठाक जी रही है। लेकिन शायद जो दर्द उसने महसूस किया है, उसके साथ जो हुआ है, जो पूरे जुलाई से लेकर नवंबर तक उसके साथ जो हुए हैं, वाकई उस वक्त जो उसके पल को ना जाने उसके माँ बाप कभी भुला पाएंगे या फिर कभी बेटी भुला पाएगी। यदि किसी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि लगातार मीडिया का जनघट उसके घर पर लगा हुआ था, तो आसपास के लोग थे, उन्हें तो यह मालूम ही हो चुका था। ऐसे भी दावा किया जाता है कि कई लोगों ने उस लड़की की जो आइडेंटिटी थी, उसकी पहचान थी, वो डिसक्लोज कर दी थी, इसीलिए ना जाने कब तक उस लड़की को सफ़र भी करना पड़ेगा। ऐसे में मीडिया कर्मियों को भी जो जिम्मेवारी बनती है कि बड़ी जिम्मेवारी के साथ वो ऐसे केस को बारे में सामने लेके आए और कम से कम किसी सामने वाले की जो पहचान है, जिससे कि लड़की पहचान उजागर हो सके, ऐसा काम उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों जान सके कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, सुरक्षित रखें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।